हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस लेक्चर सीरीज में जो कि प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स का है स्वागत है। इस लेक्चर की मुख्य विशेषता ये है कि इसमें प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स के मैं सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा और वो इस तरीके से कवर करूँगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हो, चाहे वो 10th का एग्ज़ाम हो, 12th बोर्ड हो, पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम हो, या बीएससी का एग्ज़ाम हो, या आपका मेडिकल का एग्ज़ाम हो, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो, बीएड का एग्ज़ाम हो, या कोई जनरल कंपटीशन हो, तो लाइट से ऑप्टिक्स से पूछे जाने वाले सारे सवाल के जवाब आपको यहाँ मिलेंगे। मतलब इस कोर्स में मैं सब के सब टॉपिक जो बहुत बेसिक स्कूल लेवल टॉपिक से लेके बीएससी लेवल तक के टॉपिक को टच करूँगा, और आप इस बात की पूरी गारंटी है कि आपको पूरे ऑप्टिक्स का सीरीज एक कोर्स लेक्चर कोर्स करने के बाद आपका एक भी सवाल किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो जनरल कंपटीशन हो या फिजिक्स स्पेसिफिक कंपटीशन हो, वो नहीं छूटने जा रहा। आप इस लेक्चर्स को देखते रहिए और इसका फ़ायदा उठाइए, और आप लेक्चर देखने के बाद अपनी राय हमें ज़रूर भेजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज। और इसमें मैंने कोशिश की है कि हिंदी को प्राथमिकता दें। जनरली क्या होता है कि आप स्कूल लेवल से 10th तक हिंदी में, हमारे यहाँ हिंदी मीडियम स्कूल से 10th तक, उसके बाद जैसे अब कॉलेज में जाते हैं पता चला कि इंग्लिश में चले गए, तो काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए मैंने कोशिश किया है कि जो साइंस ऐसे भी अब शुरुआत हो चुकी है हमारे देश में कि सभी एग्ज़ाम, जो सभी जो कोर्सेज हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग या मेडिकल कोर्सेज हों, वो भी हिंदी में पढ़ाया जाए। हो सकता है आगे आने वाले समय में शोध संबंधित जो रिसर्च होगा साइंस में, वो भी हिंदी में हो, तो शायद बड़ी अच्छी बात होगी। इसलिए मैंने ये कोर्स हिंदी में रखा है कि हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी समझते हैं, हिंदी सोचते हैं, तो पढ़ाई भी हम हिंदी में ही करें। हाँ, अंग्रेजी चूँकि अभी पूरी परंपरा बदली नहीं है, मैक्सिमम 11th-12th के कोर्सेज या बीएससी कोर्सेज इंग्लिश में ही है मैक्सिमम जगहों पे, इसलिए मैंने साथ में इंग्लिश को भी रखा है, पर प्राथमिकता इंग्लिश हिंदी की ही रहेगी। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। कोर्स हमारा ऑप्टिक्स है, मतलब प्रकाशिकी। प्रकाशिकी देखिए बेसिकली दो पार्ट में इसको बांटा गया है। एक है किरण प्रकाशिकी या रे ऑप्टिक्स, दूसरा है तरंग प्रकाशिकी या वेव ऑप्टिक्स। तो किरण प्रकाशिकी में ये टॉपिक कवर करने हैं, और तरंग प्रकाशिकी में ये टॉपिक कवर करने हैं, और एक एक टॉपिक हम करते जाएंगे। और टॉपिक में बेसिक परावर्तन, रिफ्लैक्शन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, परिक्षेपण, डिस्पर्शन, प्रकाशिकी एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये हम रे ऑप्टिक्स में कवर करेंगे। और जब जैसे कि ये परावर्तन कर रहे हैं, परावर्तन में हम दर्पण, मिरर और लेंस दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, छोटी से छोटी बातें और बड़ी से बड़ी डेरिवेशंस, सबके सब हम यहाँ करेंगे। तरंग प्रकाश की जब हम करेंगे तो हाइगेंस वेव थ्योरी जो है वो करेंगे, हाइगेंस का सिद्धांत, तरंग का सिद्धांत, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस करेंगे, विवर्तन या डिफ्रैक्शन करेंगे, ध्रुवन या पोलराइजेशन करेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपके इस कोर्स का यही है। इसके अंदर जितनी भी बातें होंगी, चाहे वो डिफ़िकल्ट डेरिवेशंस हो, चाहे वो सिंपल बहुत कॉमन से फैक्ट्स हों, सब के सब आपको यहाँ मिलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है परावर्तन, मतलब प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग आ जाते हैं प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में कहें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि किसी प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से टकरा के वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी सतह से अगर लाइट जा रहा है और वापस टकरा के वापस आ रहा है तो आपका वो परावर्तन कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया या घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आपने पढ़ा होगा प्रकाश के परावर्तन के नियम, 2 नियम थे, हम लोग उस नियम को समझते हैं। उसके लिए एक डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे और उसी डायग्राम से सारा कुछ हम लोग स्टडी करेंगे। क्या है, सपोज कीजिए कि एक प्रकाशीय तल है, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक प्रकाशीय तल है, ठीक, और इसका ये सरफेस हमने मतलब लाइट पार नहीं कर रहा है, इसे रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे। अब इसके इस पॉइंट पे सपोज वो पॉइंट हमने लिया, यहाँ पे कोई रे इंसिडेंट कर रहा है, रे आपतित हो रही है, तो ये आपतित किरण हो जाएगी। ये मेरा इस सरफेस के इस पॉइंट पे एक प्रकाश की किरण आती है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की, ये कहलाएगा क्या, आपतित किरण या इंसिडेंट रे। ये कहलाएगा हमारा, ये प्रकाशीय तल है जिससे हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये पॉइंट है जहाँ से हमारा रिफ्लेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन बिंदु, जिस बिंदु से आपका परावर्तन होने वाला है, ये इंसिडेंट रे या आपतित किरण। और इसी पॉइंट पे हमने एक परपेंडिकुलर डाला, ये देखिए परपेंडिकुलर लगना भी चाहिए, ये 90 डिग्री है, इसको कहेंगे अभिलंब या नॉर्मल। और रे रिफ्लेक्शन के बाद इधर जा रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण हो गया। तो परावर्तन का जो नियम है उसमें 2 नियम थे। पहला, मान लीजिए कि ये ओ पॉइंट ले लिया हमने, ये ए पॉइंट है, ये नॉर्मल सपोज एन दे दिया ना हमने, दूसरा ये पॉइंट बी दे दिया। मतलब इस परावर्तक सतह पे, इस रिफ्लेक्टिंग प्लेट पे आपका एक रे या किरण ए हो, प्रकाश की किरण या प्रकाश लाइट का रे इंसिडेंट हुआ और ओ बी दिशा में रिफ्लेक्ट हुआ। तो हम लिखते जाते हैं इसको कि हमारा क्या क्या है, ओ ए आपका क्या है, इंसिडेंट रे या आपतित किरण, आपतित किरण, क्योंकि आपतित आ रहा है प्लेट पे, इंग्लिश में कहेंगे इंसिडेंट रे, और इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, नॉर्मल, इसको कहेंगे अभिलंब, हिंदी में कहेंगे अभिलंब। अभिलंब या इंग्लिश में नॉर्मल। और रे इस पॉइंट से परावर्तित हुई है, रिफ्लेक्ट हुई है, ये रे ओ बी जो है वो कहलाएगा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, या रिफ्लेक्टेड रे,
तो पहली बात तो आपको क्लियर हो गई कि अगर किसी सतह से प्रकाश टकरा के वापस जा रहा है तो ये प्रक्रिया जो है वो परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। अब उसके जो नियम है परावर्तन के, उसको समझने के लिए हमने क्या किया, एक सरफेस लिया, उस पर एक रे इंसिडेंट हो रहा है एओ, जिसको कि आपतित किरण या इंसिडेंट रे कह रहे हैं। दूसरा ओ बी जो है परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे होगी, और इस ओ पॉइंट पे हमने एक नॉर्मल बना दिया। अब लॉ क्या है, दो नियम है परावर्तन के। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होंगे, एक ही सरफेस पे होंगे। मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज एट द सेम प्लेन। ठीक है, फर्स्ट लॉ है। पहला लॉ क्या हो गया, परावर्तन का पहला नियम अगर हम बात करें तो पहला नियम हो गया कि आपतित किरण अविलंब और परावर्तित किरण, मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। और ये अविलंब कहाँ पे है, ये अविलंब है आपतन बिंदु पे। ये वाला टर्म, ये पॉइंट कहलाएगा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु का मतलब इंग्लिश में क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये विलंब कहाँ पे है, अविलंब आपतन बिंदु पे, अविलंब आपतन बिंदु पे। आपतित किरण, अविलंब आपतन बिंदु पे जो विलंब है, और परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ये सब क्या होंगे, एक ही तल पे होंगे, एक ही तल में, एक ही समतल या कि प्लेन में होंगे। प्लेन में होता है। ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहला हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो रिफ्लेक्शन का पहला नियम क्या हो गया, परावर्तन का पहला नियम क्या हो गया कि आपतित किरण या इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही तल पे होंगे। सेकंड क्या है, प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम है कि एंगल जो आपतित किरण और विलंब के बीच, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा, उसको हम कहेंगे आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपका हो गया आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल, विलंब और परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है, वो कहलाएगा परावर्तन कोण। इसको आर से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास ए ओ एन क्या है, एंगल ए ओ एन जो है उसको हमने आई माना, और ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण। ये आपका है आपतन कोण, इंग्लिश में है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और दूसरा क्या है, बी ओ एन या एन ओ बी, एन ओ बी या बी ओ एन, ये आर से इंडिकेट कर रहे हैं। ये क्या है, परावर्तन कोण, परावर्तन मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, अब सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, मतलब जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब सेकेंड लॉ क्या कहता है, आई इज इक्वल टू आर। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, ये आपका सेकेंड लॉ हो गया। तो हमने देखा प्रकाश का परावर्तन क्या है, किसी सतह से किसी किरण का आके टकरा के वापस चले जाना परावर्तन कहलाता है। इसके दो नियम हैं कि जो आपतित किरण या इंसिडेंट रे, अभिलंब या नॉर्मल, और परावर्तित किरण जो रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों एक ही प्लेन पे होंगे। दूसरा नियम है कि जो आप पतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये तो हमारा हो गया परावर्तन और परावर्तन के दो नियम। ठीक है, अब परावर्तन करने के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, एक परावर्तन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह चाहिए। ठीक है, हमारे पास एक तो लाइट चाहिए, ऑप्टिक्स में है तो लाइट तो रहेगा ही। ये आपका लाइट के बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि लाइट के साथ क्या हो रहा है अगर वो किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराता है तो देखिए हमारे पास जो मटेरियल, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं टॉपिक को, कि जो हमारे पास मटेरियल उपलब्ध हैं, मतलब जो हमको चीज़ें हमारे आसपास हैं, उसमें तीन तरह के मटेरियल होते हैं। एक मटेरियल को कहते हैं पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जिसमें कि लाइट आपका पार कर जाए। लाइट अगर जैसे कि शीशा, लाइट अगर आप एक साइड से देते हैं तो लाइट दूसरे साइड से निकल जाएगा। तो हमारे पास जो सतह चीज़ें ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अभी मैं जो थोड़ा सा डाइवर्शन ले रहा हूँ, उसके बाद फिर इस मेन टॉपिक पे आऊँगा। डाइवर्शन वाली चीज़ को मैं रेड से लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि कितने तरह के पदार्थ हमारे पास हैं। एक पारदर्शी, पारदर्शी, पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। इसमें क्या आर पार आपका लाइट अगर एक साइड से जाएगा तो दूसरी साइड निकल जाएगा, मतलब इस पार से उस पार आप देख सकते हैं और आपका लाइट भी इंटर करेगा तो उधर बाहर चला जाएगा। इस एग्जांपल में हो गया शीशा, ग्लास, शीशा, कांच, कांच कह रहे हैं, ग्लास जो है। दूसरा है ट्रांसलूसेंट या अल्प पारदर्शी या पारभासी, अल्प पारदर्शी, अल्प पारदर्शी या पारभासी इसको कहते हैं ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या होगा, इसके जिससे होकर जो प्रकाश है वो पार्शियली जाएगी, थोड़ी सी जाएगी थोड़ी सी नहीं जाएगी। तो जैसे कागज़ लगा, तेल लगा हुआ पेपर हो गया, या मोम घिसा हुआ पेपर हो गया, धुआं हो गया, कोहरा हो गया, ये सारे, या घिसा हुआ कांच हो गया, घिसा हुआ कांच। जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का, घिसा हुआ कांच हो गया, मोम लगा हुआ पेपर हो गया, तेल लगा हुआ पेपर हो गया, कोहरा, कुहासा, धुआं, ये सारे अल्प पारदर्शी। और तीसरा होता है अपारदर्शी। थर्ड जो हमारे पास है, थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, अपारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट, जिससे कुछ भी पार नहीं, आर पार जिसके नहीं दिखा, जिसके लाइट जिससे पार नहीं कर सके। जैसे कि कुछ भी ले लीजिए, लकड़ी, वुड, लकड़ी क्या है, इसके आर पार लाइट जा भी नहीं सकती और आप आर पार देख भी नहीं सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा ताकि आपके जो शब्द हैं, ये टर्मिनोलॉजी जो है, पारदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी या ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, ये आपके दिमाग में रहे। कई बार आप पढ़ रहे होते हैं, वो शब्द एक अचानक से कोई नया शब्द आ जाता है और आपको आपके समझ में नहीं आता। अगर आप स्कूल लेवल के विद्यार्थी हैं, 10th के 9th के हैं, तो ये आपके लिए काम की चीज़ें।
तो आज के लेक्चर, अभी जो मैं शुरुआती लेक्चर होगा वो स्कूल लेवल पे होगा, फिर वो +2 लेवल पे जाएगा, फिर BSc लेवल पे जाएगा। इस तरीके से मैं इस कोर्स को, और इसमें मैंने ध्यान रखा है कि हर एक कंपटीशन में जो एग्ज़ाम में, हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका की चर्चा यहाँ पे की जाए। छोटी सी बात और बड़े से बड़े डेरिवेशन जो है सब के सब यहाँ मिलेंगे आपको। तो अब इन तीनों चीज़ों में हमारे काम का कौन सा चीज़ है? देखिए, जो पारदर्शी है लाइट पार हो जाएगा, रिफ्लेक्शन तो करेगा नहीं। अपारदर्शी में भी रिफ्लेक्शन पार्शियली होगा। तो हमारे पास अपारदर्शी चीज़ चाहिए, ओपेक चाहिए, लकड़ी है। या यहाँ पे एक और एग्जांपल होता है अपारदर्शी का, दर्पण। जैसे लाइट पार आपका नहीं होगा, उसी को हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं, जिस सतह से लाइट रिफ्लेक्ट हो सके। ठीक है, मतलब लाइट आपका पार नहीं कर रहा है, ये दर्पण बनता शीशा से ही है, लेकिन आपको दर्पण की भी कहानी बताएंगे अभी, और हमारा टारगेट इसी को करना है। हम दर्पण अपारदर्शी क्यों ले रहे हैं? हमको चाहिए क्या? लाइट का रिफ्लेक्शन। तो लाइट जिससे पार कर जाएगी उस रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? पार्शियली पार भी करे तभी दिक्कत है। तो हमको ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जिससे कि लाइट पार नहीं करे, वो रिफ्लेक्ट हो। तो दर्पण हमारे पास उसका एग्जाम्पल है। अब दर्पण को हम लोग कहेंगे परावर्तक सतह। ठीक है, तो हमारे पास अब आता है, मतलब चर्चा हमें क्या करनी है? परावर्तक सतह। चूंकि प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात कर रहे हैं, तो हमारा परावर्तक सतह क्या होगा आगे लिखते हैं। अरे ये तो लिखने के बाद इसमें आगा ही आता है। देखिए, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस में हमारे पास, मैंने एग्जांपल लिया था, कॉपी सब्जेक्ट लेंगे दर्पण का। ठीक, तो दर्पण दो तरह का होगा। ठीक है, दर्पण हमारे पास दो तरह का होगा। कौन कौन सा? परावर्तक सतह में हम क्या ले रहे हैं? दर्पण ले रहे हैं। तो दर्पण का क्या काम है? ऐसा प्रकाशीय तल जो प्रकाश को परावर्तित कर दे, उस दर्पण कहते हैं। क्या हो गया? ऐसे प्रकाशीय तल जो प्रकाश को परावर्तित करे, वो क्या कहलाते हैं? दर्पण। ठीक है, अब दर्पण हमारे पास दो तरह के लेने हैं। जो पढ़ना है हमें, वो दो तरह के दर्पण पढ़ना है। अब दोनों को हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। पहला क्या है? समतल दर्पण। समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर, हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर। और दूसरा क्या है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का मतलब स्फेरिकल मिरर। ठीक, अब दोनों समतल दर्पण और स्फेरिकल गोलीय दर्पण, ये दोनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब गोली समतल दर्पण में तुम्हारे एक तरह का समतल दर्पण ही होगा, बट गोलीय दर्पण में दो तरह के दर्पण होंगे। ठीक है, तो समतल दर्पण क्या होगा? जिसका परावर्तक समतल हो। जैसे कि
ये मान लीजिए ऐसा। इधर अब दर्पण में क्या होता है कि जो कांच है, ग्लास है, उसके ऊपर पारा या सिल्वर का कोटिंग होता है, ठीक है, और उसके ऊपर एक पेंट होता है ऑक्साइड का, आयरन ऑक्साइड या समथिंग का कोई पेंट होता है। कई बार कॉपर का भी पेंटिंग करते हैं। तो इधर आपका तो समतल दर्पण क्या हो गया, जिसका परावर्तक सतह समतल हो। और दर्पण कैसे बनता है, शीशे से बनता है। ध्यान रखिए, हर एक बात जो मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आएगा। तो समतल दर्पण में ऐसे तो हम लाइफ में बच्चा जब से पैदा होता है तो प्रकाश और दर्पण उसके जीवन में अपना रोल निभाता रहता है। दर्पण हर दिन आप देखते हैं, शीशा हर दिन आप देखते हैं। पर उसके बारे में सोचिए कि ये शीशा जो बना हुआ है, शीशे से दर्पण, शीशा दर्पण, शीशे से दर्पण कैसे बनता है? शीशा क्या ट्रांसपेरेंट है, दर्पण हो गया तो वो ओपेक हो गया, लाइट जा नहीं रही। अब उसमें देखिए एक तो लकड़ी हो गई जिसमें लाइट आर पार नहीं जा सकती, ठीक है, उसमें आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं वो पता नहीं चलेगा, बट लाइट जो दर्पण है उसमें आपका लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। अब आप इसमें समझिए कि शीशे के ऊपर क्या किया जाता है, इसमें प्रोसेस है मिरर ग्लास से दर्पण बनाने का, मतलब शीशे से मिरर बनाने का, जो है ग्लास से मिरर बनाने का। कि एक ग्लास हो गया, ग्लास के नीचे आपका एक साइड में पहले वो टीन का हल्का सा लेयर देते हैं ताकि उस पर सिल्वर या पारद आराम से चिपके। एक पतला सा लेयर होगा पारद का या सिल्वर का, उसके ऊपर फिर कॉपर की कोटिंग या कोई पेंट का कोटिंग होता है, ठीक है। वो अब कॉपर या पेंट क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो सिल्वर या चूँकि सिल्वर महंगा भी है और इवन पारद का भी लेते हैं, मरकरी का भी लेते हैं, तो वो लेयर काफ़ी थीन होगा, काफ़ी पतला होगा और वो खींचने पे स्क्रैच जल्दी उड़ भी जाएगा। और अगर उसके ऊपर कॉपर का लेयर या पेंट का लेयर डाल देंगे तो वो आपका लंबे समय तक चलेगा, वो अपने खींचेगा नहीं, गंदा भी नहीं होगा, डस्ट नहीं पकड़ेगा। तो इन सब वजह से ये पहले लेप करते हैं सिल्वर या पारद का, मरकरी का, उसके ऊपर आपका कोटिंग करते हैं पेंट या कॉपर का। और इस तरीके से आपका एक साइड क्या होता है, रिफ्लेक्ट नॉन, मतलब ये ओपेक हो गया, इस साइड ये ओपेक हो गया कंप्लीट, और ये आपका लाइट आएगा रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो आपका परावर्तक सतह ये हो गया, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जिसका परावर्तक सतह प्लेन होगा या समतल होगा वो कहलाएगा समतल दर्पण। परावर्तक सतह समतल है तो कहलाएगा समतल दर्पण। ये समतल दर्पण हो गया। तो अभी मैंने आपको बताया क्या, शीशा से आप मिरर कैसे बनाए, ग्लास से मिरर कोटिंग करते हैं। किसका कोटिंग, देखिए ये भी क्वेश्चन आता है, ग्लास के पीछे किसका कोटिंग होता है, तो सिल्वर का कोटिंग होता है या पारद का कोटिंग होता है, Hg मरकरी का। और उसके ऊपर आपका एक पेंट रहता है, आइदर वो कॉपर का पेंट होता है, कॉपर का लेप होगा, या कोई पेंट से, आजकल पेंट चलता है तो पेंट से उसको कवर किया जाता है उस सिल्वर या मरकरी के कोटिंग को। अब शीशा कैसे बनता है या शीशे में कौन सा केमिकल होता है, ठीक है, तो वो भी अपने आप में एक बहुत जानने वाला विषय है कि शीशा जो बनता है, जो ग्लास, अभी मैंने क्या प्रक्रिया देखा, शीशे से दर्पण बनाना, शीशा से दर्पण, ठीक है। अब ये भी हम चीज़ से डाइवर्ट हो रहे हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट मैटर नहीं है, तो इसको हम राइट से कर देते हैं। शीशा से दर्पण आपने बना दिया, ठीक है, तो क्या प्रोसेस हुआ, शीशे के ऊपर कोटिंग किया आपने, कोटिंग किया, पहले टीन का एक लेयर डालते हैं फिर कोटिंग करते हैं। तो कोटिंग क्या है, लेप लगाया आपने, लेप या कोटिंग सिल्वर या मरकरी का, और कर देते हैं ये दोनों ही लगा दें, एक लगाते हैं और मतलब या सिल्वर या मरकरी। अब इसके ऊपर क्या होता है, पेंट या कॉपर, इसके ऊपर फिर इस लेप के ऊपर, इसके ऊपर ऊपर कॉपर का लेयर चढ़ाते हैं, या आजकल पेंट भी लगने लगा है, पेंट डिफरेंट कर, पेंट कर देते हैं ताकि हमारा एक सरफेस ऑब्जेक्ट हो जाए और लाइट रिफ्लेक्ट हो।
अब सवाल उठता है कि ये तो हमारा शीशे से दर्पण का हो गया, अब शीशा कैसे बनता है, शीशा बनने की क्या कहानी है, कैसे बनता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि शीशा रेत से बनता है, तो क्या बात कर रहे हैं यार, शीशा रेत से बनता है, बिल्कुल रेत से बनता है। वो रेत क्या होता है, सिलिका, जिसमें कि देखिए रेत का क्या, सिलिकॉन ऑक्साइड जो होता है SiO2, वो आपका सिल्का भी, इसको सिल्का, इसका कॉमन नेम सिल्का भी है। तो देखिए शीशा जो बनता है इसमें क्या क्या चीज़ें होता है, शीशे में रेत होता है, 75% रेत होगा। और रेत कौन सा रेत, जिसमें सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा होगी, मतलब जिसमें कि 75% करीब आपका शीशे में रेत रहेगा। और रेत कौन सा, सिलिकॉन वाला, ऐसा रेत जिसमें 99% सिलिकॉन हो, मतलब सिलिकॉन या सिलिकॉन का कंपाउंड, सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2, इसमें इस रेत में सिलिकॉन ऑक्साइड 99% करीब होगा। और रेत में 75, मतलब शीशे में 75% ये होगा। 15% आपका होगा सोडियम कंपाउंड, सोडियम ऑक्साइड 15%। और चूना जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, चूना होगा, ये 10% होगा। इन तीनों को मिला के, तीनों के मिक्सचर को गर्म करते हैं 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, इसको पिघलाया जाता है और फिर इसको ठंडा किया जाता है। और ठंडा आप जिस शेप में करेंगे उस शेप का आपका कांच का बर्तन बन जाएगा। कांच का अगर आप ग्लास बनाना चाह रहे हैं तो ग्लास का शेप होगा, कुछ और कोई जार वगैरह बर्तन बनाना चाह रहे हैं उस शेप में आप डाल दीजिए। तो इस तरीके से आपका ठंडा होने के बाद ये आपका शीशा तैयार हो गया या ग्लास, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिए, लेप के पहले टीन का एक लेयर डालते हैं, टीन से डालने के बाद ये जो लेयर है आसानी से चढ़ता है। डिफरेंट तरीके हैं लेयर डालने का, वो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो पूरी सारा शीशा बनाने की फैक्ट्री का कई वीडियोज़ हैं अपलोड की, कैसे शीशा बनता है, अपलोड मिल जाएगा आपको। तो ये हमारा हो गया शीशा कैसे बना। तो हम चलिए फिर अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। हमारा सब्जेक्ट क्या था, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। उसके लिए हमने दो चीज़ें ली थी, एक समतल दर्पण लिया था, दर्पण के दो भाग थे, मतलब दो तरीके के दर्पण से परावर्तन हम देख रहे थे, समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में हमने कहा कि वो दर्पण, वो परावर्तक सतह जो समतल हो, वो आपका समतल दर्पण है शीशे का। और गोलीय दर्पण क्या होगा, जिसका परावर्तक सतह जो है वो कर्व हो। तो उस हिसाब से, शेप के हिसाब से इसका दो तरीके का ये हो गया। एक को कहते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस नहीं, मिरर, अभी लेंस पे हम नहीं आए, मिरर। और दूसरा क्या है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ये नाम इसके शेप के हिसाब से पड़ा। उत्तल मतलब जिसका तल उठा हुआ, तल मतलब जो परावर्तक सतह जिसका हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, वो उठा हुआ हो। तो डायग्राम इसका बनाते हैं। ये हो गया उत्तल दर्पण। ये गोली दर्पण है, मतलब किसी गोले का पार्ट होगा। ये आपका हो गया ओपेक पार्ट, और ये आपका परावर्तक सतह हो गया, इस साइड वाला, ये परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसको कहेंगे उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। और अगर आपका ऐसा हो परावर्तक सतह, ये पेंटिंग हमने इधर की, कोटिंग जो है इस साइड है, परावर्तक सतह ये है आपका परावर्तक सतह। तो अगर परावर्तक सतह रिफ्लेक्टिंग सरफेस धंसा हुआ हो, कॉनकेव, केव की तरह, गुफा की तरह हो, तो वो आपका कहलाएगा परावर्तक सतह, अवतल दर्पण कहलाएगा। तो ये हम गोलीय दर्पण की चर्चा आगे करेंगे,
पहले हम समतल दर्पण पे आते हैं। समतल दर्पण के कुछ बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम रोज़मर्रा के जीवन में उसके बारे में शायद नहीं सोचते हैं, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके डिफरेंट एग्जाम में वो पॉइंट्स हमेशा अक्सर हाँ पूछे जाते हैं। और अभी चूंकि अभी मैंने शुरुआत किया है तो ये टॉपिक आपको स्कूल खास करके 10th लेवल पे हम बात कर रहे हैं, और जो भी एग्ज़ाम 10th लेवल का होगा, पॉलिटेक्निक का हो चाहे जो ग्रेजुएशन लेवल का भी है, जैसे कि आपका एसएससी, बैंक, पीओ और आपका रेलवे, एनडीए, सीडीएस, जहाँ पे जो नॉर्मल साइंस मतलब से का जो क्वेश्चन होता है उसमें ये लाइट के क्वेश्चन होते हैं, समतल दर्पण से क्वेश्चन होते हैं। तो हम अब समतल दर्पण में दो चीज़ें पढ़ेंगे। पहला, समतल दर्पण की कुछ विशेष, समतल दर्पण के बारे में कुछ विशेष बातें, और दूसरा उसके उपयोग, कहाँ कहाँ समतल दर्पण उपयोग होता है, किस किस चीज़ में। और इस दोनों पार्ट से क्वेश्चन हमेशा आता है अक्सर, हाँ हर एक क्वेश्चन आपका आता है। जो भी पीजीटी वाला एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी आएगा, लैब असिस्टेंट का होने वाला है उसमें भी आएगा, और सारे एग्ज़ाम्स में तो आते ही हैं। तो अब हम लोग, हाँ एक बात मुझे और यहाँ पे आपको नोट करवानी थी, इसी सिलिका पे ही बात आया, सिलिकॉन ऑक्साइड पे, कि अर्थ के क्रस्ट में जो मटेरियल्स हैं वो सबसे ज़्यादा कौन कौन सा मटेरियल पाया जाता है अर्थ के क्रस्ट में? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है और उसके कंपाउंड, उसके बाद सिलिकॉन मिलता है, और उसके बाद एल्युमिनियम मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन आते हैं कि अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एबंडेंट जो मटेरियल्स हैं वो कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, और अब मैं इसे कहीं साइड में लिख देता हूँ। अर्थ के क्रस्ट में सिलिकॉन से बात आई, जो मोस्ट सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट। ये क्या क्या है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, और फिर एल्युमिनियम। ठीक, अब सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पदार्थ अर्थ के क्रस्ट में ही होता है। अब देखिए अर्थ का जो कोर है, कोर तक अभी जो मान लीजिए अर्थ है, अब कोर तक खुदाई नहीं की जा सकती। आपको पता होना चाहिए कि कितने दूर तक खुदाई हुई है, मतलब अर्थ के कितना डीप लोग जाके अभी तक देख चुके हैं। यहाँ ऐसे तो चांद पे चले गए, मंगल पे चले गए, बट अर्थ के अंदर कितना घुसा गया, खुदा गया है, तो मेरे ख्याल से 12 किलोमीटर तक, ये अर्थ के अंदर तक जो खुदाई हुई है वो 12 किलोमीटर तक ही अभी तक लोग अंदर जाके खुदाई कर सकते हैं। उस 12 किलोमीटर को खोदने में करीब 20 साल लग गए थे। ठीक है, तो इससे ज़्यादा अभी आगे अंदर नहीं गए। यहाँ तो मोल्टेन लावा है। क्या है मोल्टेन लावा है? मतलब मोल्टेन लावा का मतलब पिघला हुआ आयरन कहते हैं वो। तो इससे अंदर अभी तक खोदा नहीं जा चुका है। 12 किलोमीटर इनसाइड द अर्थ खोदा गया है, जिसमें 20 साल लगे, और अभी चल रही है इस पर बातें, रिसर्च हो रहा है कि आगे क्या अंदर कितनी दूरी तक अर्थ के अंदर जा सकता है, क्योंकि बीच में जो कोर है वो काफ़ी हॉट है। तो चलिए, ये भी हमारा डाइवर्शन था, इसलिए मैंने इसे अलग से कर दिया। देखिए, जो डाइवर्शन है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे शीशे कोटिंग है, शीशे का भी है ये पॉइंट। और ये जब मैं डाइवर्शन वाले पॉइंट लिख रहा हूँ तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये आता है क्वेश्चन, रेत का आता है, सिलिका का। अच्छा, सिलिकॉन का और भी यूज़ है। सिलिकॉन का यूज़ कहाँ है? एक और क्वेश्चन आता है आपको, सिलिकॉन का यूज़ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में है। सिलिकॉन से आपका सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, जब भी आप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो उसमें जितना भी आपका डायोड, ट्रायोड, चिप्स जो आईसी बन रहा है, ट्रांजिस्टर, वो सारे सिलिकॉन पे बन रहे हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो सिलिकॉन का आपको वहाँ भी ध्यान रखना है कि सिलिकॉन का यूज़ करें। चलिए, हम लोग फिर अपने वापस अपने टॉपिक पे, मेन टॉपिक पे जाते हैं। हम लोग क्या करने वाले थे? समतल दर्पण के कुछ विशेष बातें, समतल दर्पण से संबंधित कुछ विशेष बातें अब वो शॉर्ट में करेंगे। काफ़ी लंबा वीडियो होते जा रहा है, 40 मिनट हो चुका है। तो हम दो काम कर सकते हैं कि या तो हम इसको भी ड्रॉप कर दें या कंटिन्यू करें, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो फिर आप ऐसे ही आपको लगेगा। लेकिन कुछ बातें हैं जो विशेष ज़रूरी हैं, तो हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं।
चलिए हम आज इसको यहीं रोकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आगे वाले हम आज सिर्फ आपको ये बता दें कि आगे आने वाले इलेक्शन में हम क्या करेंगे। पहले समतल दर्पण इसमें जो बचा हुआ पार्ट है ये हम लोग इसको करेंगे। समतल दर्पण के संबंधित कुछ विशेष बातें, विशेष तथ्य, विशेष तथ्य, ठीक। उसके बाद समतल दर्पण का कहाँ कहाँ समतल दर्पण उपयोग में होता है, इससे दोनों से क्वेश्चन आता ही है। समतल दर्पण के उपयोग, ये दो बातें हम लोग आने वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ये समतल दर्पण के बारे में, समतल, तो ये दो बचा रह गया, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो हम नहीं चाहते हैं कि और ज़्यादा लंबा हो। ये दो बातें, विशेष तथ्य समतल दर्पण के बारे में और इसके उपयोग, इन दोनों बातों को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग गोलीय दर्पण पे मूव करेंगे, ठीक। गोलीय दर्पण मेन कोर्स आपका जो 12th वालों के लिए वो गोलीय दर्पण से स्टार्ट होगा। समतल दर्पण वाला जो पोर्शन है वो स्कूल 10th वाले जो स्टूडेंट्स हैं 9th 10th वाले उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और जनरल कंपटीशन, जनरल बहुत कॉमन सी बातें हैं। बट ये जो कुछ आपको विशेष तथ्य में मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ और उपयोग में बताने वाला हूँ, वो भी सिंपल आपके 10th लेवल एग्ज़ाम या ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम, जहाँ पे आपका जनरल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आता ही आता है। अभी जो मैंने बताया, जो डाइवर्शन किया वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, जो मेन टॉपिक है वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, और विशेष तथ्य है इस स्पेसिफिक क्वेश्चन आते ही आते हैं पॉलिटेक्निक वगैरह में, और सिंपल टीचर, बीएड, टीजीडी, और कोई भी एग्जाम में जिसमें किसी जनरल साइंस का क्वेश्चन हर एग्जाम में होता ही है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, और एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो हम आने वाले लेक्चर में इसको करेंगे, और इसको आप लोग देखिए और अपना कमेंट दीजिए कि कैसा लगा, क्या इसमें अच्छा लगा, क्या आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए और क्या टॉपिक मुझे कवर करने हैं। बट मैं अंत में आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर ये कोर्स कंप्लीट आप करेंगे मेरे साथ, तो ऑप्टिक्स का एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था स्टार्टिंग में कि 10th to BSc तक का कोर्स कंप्लीट ऑप्टिक्स इसमें हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना। चलिए, अपने अगर आप अभी तक बने हुए हैं मेरे इस वीडियो पे, तो आपके पेशेंस के लिए, आपके सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद। और आप अपना कमेंट ज़रूर मुझे दें, ताकि मैं उसके हिसाब से कुछ बातें और नई बातें अगर आपसे आती हैं तो उसको जोड़ सकूँ इसमें। ओके।